उस विशाल हवेली में सन्नाटा किसी भारी कालीन की तरह बिछा रहता। बाहर मूसलाधार बारिश कोलकाता की सड़कों को डुबोने पर आमादा थी, लेकिन भीतर सिर्फ दीवार घड़ी की सुइयां ही शोर मचाती। मेरा अस्तित्व उस आलीशान पिंजरे में एक सजावटी वस्तु जैसा हो गया था। डिप्लोमेट पति के साथ विदेश यात्राएं और ऊंचे समाज की पार्टियां अब स्वादहीन लगने लगी थी। खिड़की के कांच पर गिरती बूंदों ने धुंधली आकृतियां उकेरी। तभी गेट पर घंटी बजी। पुराने साइकिल के टायरों की कीचड़ भरी चरमराहट सुनाई दी। वह समीर था। उसका पीला रेनकोट जगह जगह से फटा हुआ था, जिससे उसकी भीगी हुई कमीज साफ झलक रही थी। वह पार्सल थामे बरामदे की सीढ़ियों पर खड़ा था। उसकी सांसें तेज थी, जैसे वह हावड़ा की गलियों से यहाँ तक की दूरी को अपने साहस से नाप कर आया हो। मैडम, आपका सामान। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जो उस खामोश घर के सन्नाटे को चीर गई। मैंने दरवाजा थोड़ा और खोला। हवा के एक झोंके ने बारिश की कुछ बूंदें मेरे ऊपर उछाली। आज फिर देर कर दी तुमने समीर? मैंने जानबूझकर कड़े स्वर में पूछा, जबकि भीतर एक अनजानी हलचल शुरू हो चुकी थी। उसने अपनी नीची नजरों को थोड़ा उठाया। उसकी चमक में एक भोलापन था, जो मेरे महंगे झुमरों की रोशनी को भी मात दे रहा था। रास्ते में पानी भर गया था और चेन भी उतर गई थी। माफी चाहता हूँ, माफी से काम नहीं चलेगा। देखो, पैकेट थोड़ा गीला हो गया है। अंदर आओ, मुझे इसे चेक करना होगा। समीर हिचकिचाया। उसके पुरानी जूतों से पानी बह रहा था। नहीं मैडम, मैं यही बाहर खड़ा हूँ। अंदर फर्श गंदा हो जाएगा। मैंने कहा, अंदर आओ। मेरा स्वर अब आदेशात्मक था। वह दबे पांव ड्राइंग रूम के किनारे खड़ा हो गया। वह उस भव्यता को देख रहा था, जैसे किसी दूसरे ग्रह पर आ गया हो। मैंने पार्सल खोला और जानबूझकर कुछ सामान नीचे गिरा दिया। ओह, देखो क्या कर दिया। इसे उठाने में मदद करो। जैसे ही वह नीचे झुका, मेरा रेशमी पल्ला उसके करीब से गुजरा। उसकी सांसों की गति बढ़ गई। जब उसने सामान उठाकर मेरी ओर बढ़ाया, तो मैंने अपने स्पर्श को उसके स्पर्श से जानबूझकर टकराने दिया। वह सिहर उठा। एक बिजली सी दौड़ी, जो उस तूफानी रात की कड़क से कहीं ज्यादा तीव्र थी। समीर, तुम्हें ठंड लग रही है। रुको, मैं चाय लाती हूँ। नहीं मैडम, मुझे और भी डिलीवरी करनी है। अम्मा राह देख रही होगी। उसने जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका रास्ता रोक लिया। बारिश बहुत तेज है। इस तूफान में साइकिल चलाना खुदकुशी है। बैठो यहाँ। वह सोफे के कोने पर सिमट कर बैठ गया। मैंने रसोई से गर्मा गर्म चाय और कुछ बिस्किट लिए। जब मैंने प्याला उसे थमाया, तो मेरे आभूषणों की खनखनाहट ने उसकी घबराहट को और बढ़ा दिया। तुम्हारी उम्र क्या होगी? मैंने सोफे के दूसरे छोर पर बैठते हुए पूछा। 20 का होने वाला हूँ अगले महीने। इतनी कम उम्र और इतना बोझ? उसने चाय का घूंट भरा और खिड़की के पार देखने लगा। पिताजी नहीं रहे। 3 छोटे भाई बहन हैं। हावड़ा की उस एक कमरे की खोली में उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन साधन कम। उसकी बातों में एक ईमानदारी थी, जो मुझे अपने बनावटी समाज में कभी नहीं मिली। मुझे अपनी दौलत, अपना यह बड़ा बंगला और अपना एकाकीपन बेहद छोटा लगने लगा। अगले कुछ हफ्तों तक मेरा पागलपन बढ़ता गया। मैंने बेवजह के ऑर्डर देने शुरू कर दिए। कभी विदेशी इत्र, कभी महंगी किताबें, तो कभी बस घर का राशन। हर बार मैं यही सुनिश्चित करती कि डिलीवरी समीर ही करे। एक दोपहर जब वह आया, तो धूप बहुत तेज थी। मैंने उसे पानी देने के बहाने ड्राइंग रूम के ठंडे माहौल में बैठा लिया। समीर, तुम्हें कभी लगता है कि तुम किसी गलत जगह फंस गए हो? उसने मुझे उलझन भरी नजरों से देखा। मैडम, हम जैसों के लिए सही और गलत जगह का चुनाव किस्मत करती है। किस्मत बदली भी जा सकती है, मैंने धीरे से कहा और उसके करीब आ गई। मेरे इत्र की खुशबू ने शायद उसे मदहोश कर दिया था। उसने अपनी नजरें नीची कर ली। मैंने देखा कि उसकी घबराहट अब एक तरह के खिंचाव में बदल रही थी। वह डर रहा था, लेकिन वह भागना भी नहीं चाहता था। मैडम, आप बहुत अलग हैं। मुझसे इस तरह कोई बात नहीं करता। सब बस पार्सल छीनते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर का इंसान नहीं दिखता। समीर, मुझे दिखता है। मैंने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। कभी उसके काम की तारीफ करती, तो कभी उसके भविष्य के सपनों के बारे में पूछती। धीरे धीरे वह खुलने लगा। उसने बताया कि उसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मजबूरी ने हाथ में साइकिल की हैंडल थमा दी। फिर वह शाम आई, जिसने सब कुछ बदल दिया। कोलकाता पर काली घटाएं छाई हुई थी। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे आसमान टूट पड़ेगा। समीर बरामदे में खड़ा था, जाने की जल्दी में, लेकिन बारिश ने उसे कैद कर लिया था।
बिजली कड़की और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। इन्वर्टर की मध्यम रोशनी में मैंने उसे पीछे से पुकारा। वह मुड़ा। उसकी आकृति उस अंधेरे में और भी मोहक लग रही थी। डर लग रहा है? मैंने कानाफूसी की। बिजली से नहीं मैडम, इस खामोशी से डर लगता है। मैं उसके बिल्कुल पास आ खड़ी हुई। हमारी सांसों के बीच की दूरी खत्म हो रही थी। मैंने महसूस किया कि वह कांप रहा है, लेकिन ठंड से नहीं। समीर, इस घर में सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। मेरे पति एक ऐसे इंसान हैं जिनके लिए मैं सिर्फ एक पासपोर्ट की एंट्री की तरह हूँ। क्या तुम्हें पता है कि अकेलेपन की गूंज कैसी होती है? उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक स्वीकारोक्ति थी। मैंने अपना हाथ धीरे से उसकी ओर बढ़ाया और उसे अपने करीब महसूस किया। इस बार उसने पीछे हटने की कोशिश नहीं की। उसके भीतर की हिचकिचाहट उस गर्मी के सामने पिघल रही थी जो हम दोनों के बीच पनप रही थी। मैडम, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। आपके और मेरे बीच एक ऐसी दीवार है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। मैंने उसके शब्द वही रोक दिए। दीवारें इंसानों ने बनाई है समीर, भावनाओं ने नहीं। उस रात उस बरामदे में बारिश के शोर के बीच हमारी दुनिया एक हो गई। वह वर्चस्व जो मैंने शुरू में दिखाया था अब एक कोमल समर्पण में बदल गया था। मैंने उसे अपने जीवन के शून्य के बारे में बताया और उसने मुझे अपने संघर्षों की कहानियों में शामिल कर लिया। उस रात के बाद हमारी मुलाकातें छिपकर होने लगी। कभी अलीपुर के पीछे वाले पुराने चाय के बागानों में, तो कभी किसी पुराने गोदाम की छत के नीचे जहां बारिश की बूंदें टिन की चादर पर संगीत पैदा करती थी। एक शाम हम एक पुराने पार्क के बेंच पर बैठे थे। समीर ने मेरा सिर अपने ऊपर टिका लिया। उस पल मुझे महसूस हुआ कि असली सुरक्षा सोने के गहनों में नहीं, बल्कि इस सादगी भरे एहसास में है। प्रिया, अगर कभी किसी को पता चला तो उसने पहली बार मेरा नाम लिया था, तो उन्हें पता चलने दो। मैं अब और नहीं छिपना चाहती। उसने मेरी ओर देखा। उसकी नजरों में एक दृढ़ता थी। मैं आपको वह सुख तो नहीं दे पाऊंगा जो इस हवेली में है, लेकिन मैं आपके लिए अपनी जान लगा दूंगा। समीर, मुझे सुख नहीं, सुकून चाहिए, और वह मुझे तुम्हारी उन कहानियों में मिलता है जो तुम मुझे सुनाते हो। वह सुकून मुझे उस पसीने की खुशबू में मिलता है जो तुम्हारी मेहनत की गवाही देती है। हमारी अंतरंगता सिर्फ शारीरिक नहीं थी, वह दो आत्माओं का मिलन था जो अपनी अपनी परिस्थितियों से त्रस्त थी। जब हम साथ होते तो समय जैसे ठहर जाता। मैं उसे अंग्रेजी सिखाती, उसे व्यापार की बारीकियां समझाती, और वह मुझे जीवन के उन छोटे छोटे सुखों के बारे में बताता जो मैंने कभी महसूस ही नहीं किए थे, जैसे बारिश के बाद मिट्टी की सोंधी महक या हावड़ा ब्रिज से दिखने वाला गंगा का शांत विस्तार। एक दिन मेरे पति का फोन आया। वह वापस आ रहे थे। उनके आने का मतलब था फिर से उसी औपचारिक और बेजान जिंदगी में लौट जाना। मैंने समीर को बुलाया। वह हमेशा की तरह अपनी साइकिल पर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चिंता थी। मैडम, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रही हैं। मैंने उसे सारी बात बताई। समीर, वह कल आ रहे हैं। वह मुझे फिर से एक अजनबी शहर ले जाएंगे। मैं नहीं जाना चाहती। समीर ने एक लंबी सांस ली। उसने अपनी साइकिल को दीवार के सहारे टिकाया और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसकी गरिमा उसकी गरीबी से कहीं बड़ी थी। तो मत जाइए, ये इतना आसान नहीं है समीर। समाज, परिवार, वे क्या कहेंगे? एक बिजनेसवुमन एक डिलीवरी बॉय के साथ भाग गई, वे मेरा मजाक उड़ाएंगे। उसने धीरे से मुझे अपने घेरे में ले लिया। उसकी निकटता ने मुझे एक अजीब सा साहस दिया। लोग तब भी मजाक उड़ाते हैं जब आप दुखी होती हैं। कम से कम खुश रहकर मजाक बनवाना बेहतर है। उसकी बातों में वह सच्चाई थी जिसने मेरे भीतर के डर को खत्म कर दिया। मैंने तय कर लिया था। अगली सुबह जब मेरे पति घर पहुँचे तो हवेली खाली थी। उनके लिए मेज पर सिर्फ मेरा शादी का हार और एक छोटा सा नोट रखा था। मैं समीर के साथ हावड़ा की उन तंग गलियों की ओर निकल पड़ी थी जहाँ कीचड़ था, शोर था, गरीबी थी, लेकिन वहाँ प्रेम की वह गर्माहट थी जो अलीपुर के उस ठंडे एयर कंडीशन्ड कमरे में कभी नहीं मिल सकती थी। समीर ने अपनी साइकिल छोड़ दी थी। मैंने अपनी बचत से उसके लिए एक छोटा सा लॉजिस्टिक स्टार्टअप शुरू करने में मदद की। हम एक छोटे से घर में रहने लगे जहाँ छत से पानी तो टपकता था, लेकिन उस पानी की हर बूंद में हमारी हंसी की गूंज शामिल थी। एक शाम जब हम अपनी छोटी सी बालकनी में बैठे थे और दूर कहीं हुगली नदी पर रोशनी चमक रही थी, समीर ने पूछा, क्या आपको कभी उस हवेली की याद आती है? मैंने उसका हाथ थाम लिया। कौन सी हवेली? मुझे तो बस ये याद है कि एक लड़का बारिश में भीगता हुआ मेरे दरवाजे पर आया था और उसने मुझे जीना सिखा दिया।
उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर मेरी ओर झुकाया। हमारी दुनिया छोटी थी, लेकिन वह पूरी तरह से हमारी थी। हमने सामाजिक मर्यादाओं की उन जंजीरों को तोड़ दिया था जो प्रेम को हैसियत के तराजू में तौलती थी। उस रात कोलकाता की बारिश पहले जैसी ही थी, लेकिन अब वह मुझे डराती नहीं थी। वह हमारे नए जीवन के अभिषेक जैसा महसूस हो रही थी। हमारी कहानी केवल एक अमीर औरत और गरीब लड़के की कहानी नहीं थी। यह दो ऐसे इंसानों की दास्तां थी जिन्होंने अपने घावों को एक दूसरे के साथ साझा किया और उन्हें भरने की ताकत पाई। समीर की मेहनत और मेरी समझ ने मिलकर एक ऐसा भविष्य बुना जहां डिलीवरी पार्सल की नहीं बल्कि उम्मीदों की होती थी। वक्त गुजरता गया, समाज की बातें धुंधली पड़ती गईं। लोग अब हमें एक सफल जोड़ी के रूप में देखते थे, लेकिन हमारे लिए वह आज भी वही एहसास था जो उस बारिश वाली रात में शुरू हुआ था। एक ऐसा बंधन जो कच्ची उम्र और परिपक्वता के बीच के अंतर को पाट चुका था। आज जब भी बारिश होती है, मैं समीर के आने का इंतजार नहीं करती, क्योंकि वह अब हमेशा मेरे साथ होता है। हम दोनों ने साबित कर दिया था कि जब रूहें मिलती हैं, तो दुनिया के बनाए नियम केवल कागज के पन्नों तक ही सीमित रह जाते हैं। प्रेम की भाषा मौन हो सकती है, लेकिन उसकी शक्ति हिमालय से भी ऊंची और गंगा से भी गहरी होती है। कोलकाता की उन गलियों में अब भी हजारों लोग पार्सल पहुंचाते हैं, लेकिन मेरी खिड़की के लिए वह एक डिलीवरी बॉय मेरा पूरा ब्रह्मांड बन चुका था। हमारी यह अनकही, अनूठी और मर्यादाओं को चुनौती देती दास्तां हमेशा उन बारिश की बूंदों में जिंदा रहेगी जिन्होंने हमें करीब लाया था।